मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए देखते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे करते हैं, कैसे उनको फैक्टराइज किया जाता है। हम इस वीडियो में ये सब कुछ जानेंगे। देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें जो ये वर्ड लिखा है ना क्वाड्रेटिक, यहाँ पर जो वर्ड क्वा है ना, इसका मतलब ये है कि वो नंबर या वो पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो। जैसे कि अगर इसको हम लिखना चाहें ax² + bx + c, ये आपकी इक्वेशन दिख रही है। ये आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ax² + bx + c के फॉर्म में अगर वो इक्वेशन हो तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। यानी क्वाड्रेटिक जो यहाँ पर वर्ड है वो इस 2 को डिनोट करता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो हमने फार्मूला लिख दिया है ये हमारा मेन फार्मूला है, और ये इसका कौन सा फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी हम सॉल्व करेंगे उन सब का जो बेसिक फार्मूला है वो हम इसी को मानते हैं। इसमें 3 चीज़ें अलग अलग होती हैं। यहाँ पर आपको एक टर्म ए दिख रहा होगा, एक बी और एक सी, 3 आपको यहाँ पर टर्म दिख रहे होंगे। ये 3 जो आपके टर्म है वो आपके क्या है, ये आपके कोफिशिएंट है। ये x² कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, और ये c 1 का कोफिशिएंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि c × 1 क्या हो जाएगा, c1 जैसी। ओके, तो इस a की जगह पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये हमारे जो नंबर हैं वो कोई ना कोई नंबर जब हम सॉल्व करें तो वो अपने आप आ जाएंगे, कोई ना कोई नंबर। a b c ये हमारे 3 क्या है, ये हमारी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट के अलावा इसका हम एक नाम इसको और देते हैं। बताइए क्या नाम देते हैं, बताइए। कोफिशिएंट के अलावा इनको हम जो अलग नाम देते हैं वो इनका नाम क्या आता है, वो इनका नाम आता है कांस्टेंट टर्म। क्या नाम होता है इनका, कांस्टेंट। यानी ये कांस्टेंट होते हैं। यानी ये ABC आपको जो नंबर दिख रहे हैं इनकी जगह पे आपको कोई ना कोई आपके नंबर्स आएंगे। जब फ्रैक्शनल फॉर्म में आ सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में आ सकते हैं, रूट में आ सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, चलिए अब देखते हैं। तो ये इक्वेशन लिख लेना, उसको हम फिर सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे हमने बेसिक सी इक्वेशन लिख ली, हमने लिखा है यहाँ पर 2x² + 3x + 1 = 0। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1 = 0। ओके, अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये हमारे यहाँ पर जो दिख रहा है ये हमारा a हो जाएगा, ये b बन जाएगा, ये तो अपना वैसे ही सी दिख रहा होगा आपको। तो ABC 3 टर्म हो गए। अब इसको जो हम इसका फैक्टराइज करेंगे, उसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला हम लगाते हैं कि a और c का हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा उस मल्टीप्लाई का हम क्या करेंगे, उस मल्टीप्लाई के हम फैक्टर्स करेंगे। ओके, और उसके जो भी फैक्टर्स आएंगे, है ना, उसके जो भी फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर को हम प्लस या फिर माइनस में ऐसे हिसाब से अरेंज करेंगे वो वैल्यू हमारी क्या बन जाए, b बन जाए। दोबारा से रिपीट करें, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू a, b और c है। यहाँ पर इसको हम जब फैक्टराइज के निकालेंगे, इसके हम जब रूट्स निकालेंगे तो रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें a और c का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट के हम फैक्टर्स करेंगे, है ना। जब उसके हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर को हम कुछ ऐसे हिसाब से अरेंज करेंगे कि उनको प्लस या फिर माइनस में कैसे भी करके फैक्टर्स को अरेंज करेंगे और वैल्यू हम b लाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 × 1 = 2, यानी कि हम इसको लिखेंगे 2x² प्लस, एक बार फिर से लिख ले रहे हैं हम इसको, 3x + 1 = 0। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पर हम साइड में क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 की फैक्टर कर लेंगे।
2 का डिवाइड 2 से होता है, क्यों? क्योंकि 2 प्राइम नंबर है ना। तो 2 1 2, लो भैया 2 के फैक्टर क्या आ गए? जो 2 फैक्टर ये 2 हो गया, सॉरी, और दूसरा 2 का फैक्टर हो गया 1। अब अगले स्टेप में क्या था? अब अगले स्टेप में हमें ये जो 2 दिख रहा है आपको, 2 और ये 1, इनको प्लस या माइनस में अरेंज करके क्या लाना है? 3 लाना है। अब 2 में से अगर आप 1 को मान लेते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, 3 नहीं आ पाया। अरे लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर 2 में हमने प्लस 1 कर दिया तो 2 और 1 3 हो गया। ओके, यानी हमें 2 और 1 दोनों नंबरों को प्लस लेना है और दोनों को ऐड करना है। हम यहाँ पर ऐसे लिख सकेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे 2x² प्लस 2x प्लस x। अब आप ये तो नहीं सोच रहे यहाँ पर x कैसे आ गया? अरे भाई 1 इंटू एक्स क्या होता है? x 1 x। इसलिए हमने क्या किया? हमने इस 1 का और x का मल्टीप्लाई करके इसको क्या लिख दिया? हमने इसको x 1 x कर दिया प्लस। अब ये सोच रहे होंगे ये 1 कहाँ से? अरे ये 1 यहाँ रहा भैया, यहाँ देखिए ये रहा 1। ओके, अब देखिए, अब आपके पास, अभी आपके पास थे 3 टर्म, अब आपके पास है 4 टर्म, 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे? अब आप देखिए ज़रा, इनमें और इनमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई देगा। कॉमन निकालने का भी छोटा सा एक तरीका है, वो आप देखिए ज़रा। जैसे 2x² और 2x, इसको भी छोटे से सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं कि जो अपना 2x² है इसे लिखा हुआ है 2x², और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 और x। चलिए रहने हटा दे रहा हूँ मैं ये बात, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें 2x² में क्या क्या टर्म है? इसमें 2 1 2 है और x इंटू एक्स। ओके, इसमें क्या है? इसमें भी 2 1 2 इंटू एक्स। अब इसको ज़रा गौर से देखें, फिर हम कॉमन लेते हैं तो हम ये ढूंढते हैं कि दोनों नंबर्स में टर्म आपके सेम हो जाए बराबर। ये देख लो, तो भैया सारे टर्म सेम हो गए, बस ऊपर बचा x और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यानी कि ये जो नंबर आपको 2 1 और x दिख रहा है, ये आपकी कॉमन है, तो 2 1 2 और x। यानी अगर हम यहाँ पर कॉमन लिखना चाहें तो हम 2x कॉमन लिख सकते हैं। तो जब 2x² में से हमने 2x कॉमन लिया तो क्या बचा? x बचेगा। ओके, प्लस अब 2 और x, 2x में से हमने 2x पूरा कॉमन ले लिया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अच्छा, कुछ नहीं बचा तो क्या आप यहाँ 0 लिख दोगे? नहीं, जब कुछ नहीं बचेगा तब आप वहाँ पर 1 लिखोगे। क्यों? क्यों? 2x 1 2x। भैया आप ऐसे देखिए ना कि 2x 1 2x, ना कि 2x इंटू 0 इक्वल टू 0, है ना? ये नहीं करना है आपको। 2x 1 2x। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा, अब ये वाला प्लस ये वाला सिंबल आ जाएगा, आ गया। अब इसके बाद क्या है? x और प्लस 1। अब इसके लिए क्या करें? अब ये x और प्लस 1, यहाँ पर भी x प्लस 1 दिख रहा है हमें, और ये भी x प्लस 1 है। क्या ये बिल्कुल सेम है? चलिए देख लेते हैं, इनमें भी कुछ कॉमन ढूंढ लेते हैं। जैसे x और ये 1, हमने x में क्या देखा? हमने x में देखा है x 1 x। तो 1 का क्या होगा? 1 का फैक्टर 1 होता है, फिर 1 1 1 भी तो होता है, तो 1 1 चलिए भैया कॉमन तो कुछ नहीं है, फिर भी हम 1 को कॉमन बना लेते हैं। लो 1 इसमें कॉमन आ गया, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ऊपर वाले में बचेगा x प्लस नीचे बचेगा। अब आप ज़रा गौर से ये देखिए कि यहाँ पर भी x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है। अगर आपको टर्म यहाँ पर कुछ भी टर्म हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये x प्लस 1 और ये एक दूसरा टर्म आएगा कोई भी, और यहाँ पर भी x प्लस 1, अगर ये नंबर आपके सेम होते हैं, ये टर्म अगर आपका सेम होता है, इट मीन्स आपने जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसको आप जो फैक्टराइज कर रहे थे वो आपने बिल्कुल सही किया है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। अगर ये आपके फैक्टर्स अलग अलग आते हैं तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपने कहीं ना कहीं गलती ज़रूर की है। आपको एक बार इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने कहीं गलती आपसे ना हो जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 और यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 ये 2 बार है। जब ऐसे फैक्टर जब ऐसे नंबर रिपीट हो जाते हैं आपस में, तो इनमें क्या होता है कि जब ये रिपीट होते हैं तो इनमें से हम कोई भी एक लिख देते हैं, तो जो ब्रैकेट के बाहर टर्म रहते हैं
उनको भी हम ब्रैकेट में एक साथ बनाकर अलग लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास दो टर्म हो चुके हैं अलग अलग। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x + 1 = 0 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 1 = 0, सॉरी 2x + 1 = 0। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम x के जीरोज़ निकाल रहे हैं। क्या निकालने वाले हैं हम, जीरोज़, है ना। यानी x के इक्वल टू में x की क्या वैल्यू आएगी, x की यहाँ पर जो भी वैल्यू आने वाली है हम वही वैल्यू सॉल्व कराएंगे। तो x इक्वल टू, यहाँ पर आपको +1 दिख रहा है, जब ये ट्रांसपोज होकर दूसरी तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये निगेटिव बनेगा, यानी x की वैल्यू -1 आ गई। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आप 2x = यहाँ पर भी +1 है, जब ये दूसरी तरफ ट्रांसपोज होकर जाएगा तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो यहाँ पर x, यहाँ पर 2 और x का मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, तो जब ये 2 और x का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और जब ये दूसरी तरफ ट्रांसपोज होकर जाएगा, ये ट्रांसफ़र होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यानी लो ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई x = -1 और दूसरी आ गई x = -1/2। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा।